गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसके स्टेप्स क्या क्या है और किस तरह से सिग्नलिंग प्राइमरी मैसेंजर के द्वारा दिया जाता है सेल को, और सेल में किस तरह सेकेंडरी मैसेंजर बनता है और वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि सिग्नल ट्रांसडक्शन है, इसको डिस्कवर किया था E.W. सुदरलैंड ने, जिसमें 3 स्टेप्स आपको बताए गए थे। कौन कौन से थे वो? रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1, किस तरह से सेल में सिग्नलिंग के लिए रिसेप्शन जनरेट होगा। ये एक सेल आपको दिखाई दे रही है और इस सेल की मेम्ब्रेन को आप देख रहे हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं खास रिसेप्टर्स। स्पेसिफिक प्रोटीन से बने हुए ये रिसेप्टर्स होते हैं। आप देख रहे हैं सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। किस तरह से कोई मैसेंजर आएगा और इस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, देखिएगा। ये है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लिगैंड। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये हार्मोन भी हो सकते हैं और डिफरेंट केमिकल्स भी हो सकते हैं जो सिग्नल जनरेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से होते हुए आएंगे और यहाँ स्पेसिफिक सेल है, इस रिसेप्टर से ये बाइंड होकर के रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इज इट क्लियर? अब जैसे ही ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो ये रिसेप्टर प्रोटीन है, इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आएंगे। जो क्या होगा देखिए आप यहाँ पर। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? सेल सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन यानी कि सिग्नल है जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिएगा, ये बना था अब क्या, ये हमारा बना था रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस में क्या हुआ था? रिसेप्शन हुआ था, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड हो गया था। अब यहाँ से इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ और एक ट्रिगर जनरेट होगा, यानी एक रिले स्टार्ट होगी और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होकर के अपनी शेप को चेंज कर लेगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। इसे हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। और अब क्या होगा? जैसे ही ट्रांसडक्शन होगा तो ये चेंज्ड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये 3 स्टेप में काम होगा। पहला होगा रिसेप्शन, दूसरा होगा ट्रांसडक्शन और तीसरा होगा रेस्पॉन्स। यानी कि अब इस सेल से, भाई इस सेल को कोई प्रोटीन बनाना है या इस सेल से मेटाबॉलिज्म कराना है तो सारी की सारी रिएक्शंस होना इसमें स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये रिएक्शंस तब तक नहीं होगी जब तक कि ये सिग्नलिंग नहीं करेगा। सिग्नलिंग करने के लिए ये हार्मोन्स और डिफरेंट मैसेंजर्स एनिमल्स में जैसे एस्टाइल कॉलिन केमिकल्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और ये ट्रिगर जनरेट करता है। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होकर के जी प्रोटीन है, कैल्शियम मीडिएटेड एक्टिविटीज़ है, साइक्लिक एएमपी है, इन्हें एक्टिवेट करके ट्रांसडक्शन करता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। तो इन 3 स्टेप्स में हमें इसको पढ़ना है, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स। देखिए, रिसेप्शन मैंने आपको बता दिया है, ए सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू ए रिसेप्टर प्रोटीन दैट कॉजिंग इट टू चेंज शेप। जिससे क्या होगा? जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। द सेल targeted by a particular chemical signal has a receptor protein on or in the target cell that recognize the signal molecule। यानी रिसेप्टर है जो सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्निशन अकर व्हेन द सिग्नल bind to a specific site on receptor that is the complementary in shape to the सिग्नल।
इस सिग्नल से जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिसेप्टर प्रोटीन है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशनल संरचनात्मक और ज्योमितीय विन्यासात्मक चेंजेस आते हैं। लिगैंड बाइंडिंग causes the receptor protein to undergo a change in shape that may activate the receptor, एक्टिवेट हो गया था, so that it can interact with other molecule। अब ये रिसेप्टर में जैसे ही कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आया तो सेल के इनसाइड जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। कैसे? अब मैं यहाँ बात करूँगा आपसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब होगा कि सेल के अंदर ही जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के अंदर पहले से ही मौजूद है, बिटवीन सेल नहीं, सेल के सेल्फ इटसेल्फ में होगा। सम लिगेंड्स आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करें, वो क्या करता है, मेम्ब्रेन पे बाउंड नहीं होता है, वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर एंटर कर जाता है और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ जुड़ कर के साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो ले जा कर के उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास छोड़ देता है। वहाँ से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टेस्टोस्टेरोन न्यूक्लियस में एंट्री कर जाता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म रिसेप्टर टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स बनता है और वो डीएनए में जाके स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करके स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। तो ये रिसेप्टर तो क्या है कि सेल के अंदर ही डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं, पहले साइटोसोल में, फिर न्यूक्लियस में, और फिर वहाँ जा कर के जो उन्हें काम करना है प्रोटीन जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एंड टर्निंग ऑन स्पेसिफिक जीन, यानी स्पेसिफिक जीन पर जा कर के वो काम करते हैं और उसे एक्सप्रेस करा देते हैं। रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने देखा कि रिसेप्टर से बाइंड हो गया है क्या, रिसेप्टर से बाइंड हो गया है, जो भी सिग्नल है, लिगैंड है, वो बाइंड हो गया है। अब वो बाइंड होते ही तीन मेन टाइप के मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं जो इंटीरियर में, भाई जो ट्रांसडक्शन होगा यानी कि रिस्पॉन्स जनरेट कराने के लिए वो जो प्रोटीन है वो कैसे अपना काम कराएगी, वो तीन तरह से अपना काम करा सकती है। जी प्रोटीन लिंक्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टायरोसिन काइनेजेस एंजाइम के थ्रू या आयन चैनल्स के थ्रू ये काम करा सकती है। कैसे, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर क्या होगा, ये आपने देखा कि कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड आया और ये रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ गया, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ कर के इसने क्या बनाया, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ कर के ये लिगैंड रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया और इसने अंदर में जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन यानी कि जीडीपी से जीटीपी बनी, यानी क्या हुआ कि यहाँ पर एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप्स इस जी प्रोटीन पर जुड़े और ये जी प्रोटीन क्या हुआ, जीडीपी डिस्प्लेस्ड कर दी हमने जीटीपी से और ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन बन गई है सेल के अंदर में। अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है जो डिफरेंट एंजाइम्स को, आपको पता है एंजाइम में कॉसलैंड थ्योरी है, जो कॉसलैंड थ्योरी में क्या किया गया है कि इस जी प्रोटीन की वजह से क्या हो गया, इसका एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया है और एंजाइम ने अपनी सारी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और सेल ने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है। तो ये तो क्या है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर है, यानी कि जो ये रिसेप्टर है ये ऑलरेडी जी प्रोटीन से जुड़ा हुआ है और जैसे इस पर सिग्नल मिलता है ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और ये एंजाइम्स को कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस क्रिएट कर देती है और जिससे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो जाता है। बताइए समझ में आया नहीं आया, जी प्रोटीन सिस्टम इन एक्शन। दूसरा देखिए, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस के थ्रू कैसे काम हो रहा है, देखिए, अरे यार कहाँ चला गया, रिसेप्टर जी प्रोटीन काइनेजेस, अभी ये रिस्पॉन्स से पहले हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिए आप,
जी प्रोटीन का हुआ ये देखिएगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यानी कि जिस तरह से जी प्रोटीन है, कुछ रिसेप्टर से क्या होते हैं कि टायरोसिन जुड़ा हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं टायरोसिन को, आप देखें, और मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये रिसेप्टर जुड़े हुए हैं और ये सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा है और ये टायरोसिन जुड़े हुए हैं। देखिए, कुछ रिएक्शन सेल में टायरोसिन बाइंडेड होती है, कुछ जी प्रोटीन होती है, कुछ कैल्शियम मीडिएटेड होती है। तो जैसे ही इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा, आप देखिएगा ये सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेंगे, तो टायरोसिन है जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रोटीन है जो इनएक्टिव थी, वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? और ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग है और ये डाइमर बन जाएंगे जैसे ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो अब जैसे ही ये डाइमर बनेगा तो एटीपी से, क्योंकि सारे काम तो एनर्जी से ही होने हैं, एनर्जी मिलेगी एटीपी से, 6 एडीपी बनेंगे और ये एक्टिवेटेड टायरोसिन काइनेज रीजन जो है वो क्या करेगा, फुल्ली एक्टिवेटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये सारे एंजाइम्स को, ये देखिएगा आप, एंजाइम है जो जुड़ेंगी, इनमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होंगी और इन एंजाइम से जो भी रिएक्शंस होंगी वो एक्टिवेट्स हो जाएंगी। सेम जी प्रोटीन की तरह था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है कि टायरोसिन काइनेजेस हैं जो एंजाइम से मिलकर के डाइमर बनाएंगे, इनएक्टिव थे एक्टिव हो जाएंगे एटीपी से मिलकर के, और फिर एंजाइम्स को चेंज करेंगे और एंजाइम से ये रिस्पॉन्स जनरेट कराएंगे। आयन चैनल रिसेप्टर्स को अब आप देखेंगे। आयन चैनल रिसेप्टर में क्या होगा, सेम वही आपको देखना है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इन मेम्ब्रेन्स पर आप देख रहे हैं यहाँ पर गेट है जो क्लोज है, अभी तक गेट क्लोज है, सारे आयन हैं जो बाहर है। जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, यानी कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, जब तक ये लाइगेंड जुड़ेगा नहीं तब तक ये गेट क्लोज रहेगा और कोई भी आयन की एंट्री अंदर नहीं होगी। जैसे ही ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, तो आप देखेंगे ये गेट ओपन हो जाएगा और सारे आयन्स अंदर आ जाएंगे और सेल, जैसे ये आयन अंदर आएंगे तो ये सेल है जो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी और जब सेल रिस्पॉन्स कर चुकी होगी तो ये आयन वापस बाहर चले जाएंगे। कब, जब ये डिटैच हो जाएगा, कौन, ए लिगैंड या मैसेंजर। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको 3 तरह के बताए हैं, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, ये है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और ये है आपका आयन चैनल रिसेप्टर। अब आप देखेंगे ट्रांसडक्शन, कैस्केड ऑफ मॉलिक्यूलर interaction relay signals from the receptor to target molecule in the cell। पहली बात तो ट्रांसडक्शन होता क्या है। ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जैसे ही रिसेप्टर प्रोटीन में चेंजेस आएंगे तो कैस्केड होगा। कैस्केड का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, पहले एक काम होगा, उसके बाद फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। कैस्केड ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होना स्टार्ट होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे ही एक को आपने एक्टिवेट कर दिया तो वो दूसरे को करेगा, वो तीसरे को करेगा, वो चौथे को करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, यानी रिले ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल को पास ऑन करना है, सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर से लेकर के टारगेट मॉलिक्यूल, फाइनल मॉलिक्यूल तक जाना है। उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसडक्शन। और ये ट्रांसडक्शन कैसे होता है? द ट्रांसडक्शन स्टेज ऑफ सिग्नलिंग इज यूजुअली ए मल्टी स्टेप पाथवे। मैंने अभी आपको बताया एक स्टेप में नहीं होगा ये ट्रांसडक्शन, मल्टी, एक दूसरे को कन्वर्ट करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। These pathway amplify the signal and provide more opportunity for coordination and regulation। और ये सिग्नल ही फिर क्या करेंगे, मोर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन के लिए। इफ सम मॉलिक्यूल इन पाथवे ट्रांसमिट ए सिग्नल टू मल्टीपल मॉलिक्यूल ऑफ नेक्स्ट कंपोनेंट in the series, the result can be large number of the activated molecule at the end of the pathway। अब ध्यान दें, देखिएगा जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सपोज वो तो एक ही आया है, उसने सपोज जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। अब जी प्रोटीन हज़ारों और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगी,
हज़ारों एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी। वो हज़ारों एंजाइम्स हैं जो और लाखों रिएक्शंस को एक्टिवेट करेंगे। यानी कि ये सिग्नल है जो रिले भी हो रहा है और एम्पलीफाई भी हो रहा है, एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है। ए स्मॉल नंबर ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस ए लार्ज सेलुलर रेस्पॉन्स, और बहुत ज़्यादा सेलुलर रेस्पॉन्स ये जनरेट कर सकता है केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल ही। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है क्या? द मॉलिक्यूल्स दैट रिले ए सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू रिस्पॉन्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, और सारे मॉलिक्यूल्स मोस्टली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। लाइक फॉलिंग dominoes, the receptor activates another protein which activate another and so on until the protein producing the response is activated। देखो मैं आपको बताया कि एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया, वो दूसरी को करेगा, वो तीसरी को करेगा, चौथी को करेगा, फाइनली ये रिस्पॉन्स कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये सिग्नलिंग कहाँ तक पहुँच जाएगी? जहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होना है। At each step the signal is transduced into a different form, usually shape change in a protein। और ये सारे काम कैसे होते हैं? जब प्रोटीन में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आते हैं। प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, ये क्या है? इन मैनी पाथवे द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय कैस्केड ऑफ प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। बहुत सारे पाथवे में क्या होगा? जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने और हटने, यानी फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन पर बेस्ड होते हैं। और ये सब काम कौन करता है? प्रोटीन काइनेजेस, ट्रांसफ़र फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू प्रोटीन। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होते हैं ये एटीपी से प्रोटीन के फॉस्फेट निकालते हैं और प्रोटीन पे जोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन, जिससे प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और सिग्नल जनरेट करती है। दूसरा प्रोटीन फॉस्फेटेज रिमूव द, अब एक दूसरा एंजाइम है प्रोटीन फॉस्फेटेजेस। ये क्या करता है कि जैसे रिस्पॉन्स उसने अपनी सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया तो डीफॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है प्रोटीन फॉस्फेटेजेस के द्वारा, और इसको हम कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से भी सिग्नल जनरेट होते रहते हैं। दिस फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन सिस्टम एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर स्विच, टर्निंग एक्टिवेट ऑन और ऑफ, अप और डाउन एज रिक्वायर्ड। जैसे चाहिए कि भाई ये हमें रिस्पॉन्स जनरेट कराना है तो ऑन, बंद करना है तो ऑफ, अप डाउन भी आप इसको कह सकते हैं। अब साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड यानी सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू किस तरह से रिले होता है ये सिग्नल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।